तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपका कल यानी कि 1 जुलाई से दोस्तों आपका CRPF, ठीक है, CRPF टेक्निशियल एंट्रेंसमेंट का जो एग्जाम है दोस्तों आपका चलना है 12 जुलाई तक, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, कमेंट आ रहा था सर इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जिसके सेक्शन से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम लेकर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है। बाकी जो अपडेट होंगी वीडियो के बीच बीच में हम आपको देंगे, कैसे PDF प्राप्त कर सकते हैं, कैसे क्या करना है। तो पहला जो प्रश्न है आपका कि भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि, ठीक है, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब हुई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1950 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे डेट भी पूछ दिया जाए तो दोस्तों आपका 31 जुलाई, ठीक है, 31 जुलाई 1950 में दोस्तों आपका ये ट्रीटी जो कि हुआ था। इसके अलावा ये संधि हुआ कहाँ पर था, तो काठमांडू में हुआ था, ठीक है। काठमांडू दोस्तों आपका क्या है, तो ये आपका नेपाल का राजधानी है, क्या है, काठमांडू, ठीक है। दोनों देशों की सीमा एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी, उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति होगी, इस ट्रीटी में कहा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका 1950 में हुआ था। बाकी दोस्तों इसका जो PDF है अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। जो आपका CRPF ट्रेड्समैन का एग्जाम दोस्तों आपका फरवरी माह में हुआ था, उसका पूरा PDF आपको देंगे। बस आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज कर देना है कि आपका जो एग्जाम है CRPF टेक्निशियल एंट्रेंसमेंट का वो किस दिन है और आपका किस शिफ्ट में है, ठीक है। तो मैसेज कर दीजिए। बाकी CRPF लिखकर आपको पूरे CRPF SCM एग्जाम का जो PDF है आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कथकली है जो कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो देखिए कथकली पूछा गया है, तो आपको बता दें ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है दोस्तों। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है, ठीक है। कथकली का अर्थ क्या होता है, एक कथा का नाटक होता है जो कि आपको कोई संबंध नहीं है, ये प्रश्न से पूछा ही नहीं जाएगा। ये पूछा जा सकता है कथकली का उत्पत्ति कब हुआ था, तो आपका 17वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। बाकी ये जो फैक्ट्स हैं आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो बात कर लेते दोस्तों आपका यहाँ पर एक शब्द आया है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, ठीक है। तो भारत में दोस्तों आपको बता दें वर्तमान में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से 8 नृत्य हैं, तो पहला तो आपका कथकली हो गया, ठीक है। कथकली हो गया, कहाँ का है, तो अभी आपको बताएं केरल का है। तो इसके बाद आपको बता दें कि है मोहिनीअट्टम दोस्तों, तो ये आपसे ये पूछिएगा आप ये कहाँ पर सर, तो ये भी दोस्तों आपका केरल का ही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है केरल के बगल में दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। तो आप पूछिएगा कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो ये आपका कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद बोलिएगा सर चौथा कौन सा है, तो ये आपका है सतरिया है। सतरिया कहाँ का है सर, तो ये दोस्तों आपका असम का है सर। इसके अलावा अगला पूछिएगा कि भरतनाट्यम एक बहुत सुनते हैं हम लोग, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तमिल से तमिलनाडु। इसके बाद आप बोलिएगा कितना शास्त्रीय नृत्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। बोलिएगा छठा कौन सा है, तो छठा है दोस्तों आपका कथक है, ठीक है। कथक ये कहाँ का है सर, तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद आप बोलिएगा ये 6 तो हो गया, बाकी 2 और कौन सा है, तो 2 आपको एकदम याद रखने का सबसे ईजी तरीका है, वो आपका राज्यों के नाम पर ही है। एक है आपका ओडिसी, कहाँ का है, तो आप लोग को अनुमान लग गया होगा कि उड़ीसा का है। 6वां है दोस्तों आपका कौन है, मणिपुरी है, यह कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर का है, ठीक है। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपको 8 शास्त्रीय नृत्य को याद रखना है, इससे आपका एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अमजद अली खां एक प्रसिद्ध डैश वादक है, ठीक है। यानी कि पूछा गया है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो ये बजाते क्या हैं, तो सरोद बजाते हैं, सरोद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन्हें पद्म भूषण दिया गया है, कब दिया गया है, तो 1991 में दिया गया है। प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि अमजद अली खां को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया है, तो याद रखिएगा 1991 में दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या है, तो आप सरोद वादक हैं। इसके बाद एक है आपका अली अहमद हुसैन खां, ये क्या है, तो ये आपका शहनाई प्लेयर है यानी कि शहनाई वादक हैं, ठीक है। इसके बाद पूछिएगा आप सरोद वादक में और कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो आपका उस्ताद अमजद अली खां है, दूसरा आपका उस्ताद अली खां है, तीसरा आपका अयान अली खां है, चौथा आपका अमान अली है, 5वां आपका अली अकबर खां है, ठीक है। इसके बाद बोलिएगा कि प्रमुख सितारा वादक में कौन कौन है जो कि एग्जाम में आते हैं, तो एक है आपका पंडित रविशंकर हैं, एक आपके निखिल बनर्जी हैं, एक आपके विलायत खां हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग बोलिएगा कुछ तबला वादक बता दीजिए जो कि एग्जाम
में आते हैं तो अल्लाह रखा खां हैं, जाकिर हुसैन हैं, चतुरलाल हैं, समता प्रसाद मिश्र हैं, अनोखे लाल मिश्र हैं, कंठे महाराज है, किशन महाराज है, ये सभी आपके क्या हैं, तबला वादक हैं। इसके अलावा सनाई वादक में बिस्मिल्ला खां हैं। इसके बाद एस बलेश हैं, अनंतलाल हैं, अली अहमद हुसैन खान हैं, ये सब क्या हैं, तो सनाई वादक हैं। ये सब को आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको हम वहीं पर दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो का जो आज का प्रश्न है वह है आपका कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, इस प्रकार का अगर आपके प्रश्न आते हैं तो कौन कौन से भौतिक परिवर्तन हैं ये आप जान रहे होते हैं तो इसका जो आंसर है आप सही करके आ रहे होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, तो कपूर का ऊर्ध्वापातन ये एक आपका भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्पीकरण ये आपका भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा दही का जमना ये भी आप भौतिक है। दही का जमना और लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में 2, आप भौतिक परिवर्तन में 2 याद रख लीजिए, बाकी जो आएगा उससे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि भारत के भौतिक प्रदेशों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार करके भी शायद आपका कोई प्रश्न आया था। ठीक है, आपका CRPF SCM में, जिसका राइट आंसर क्या था, उत्तरी पठार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन नहीं रहा है। ठीक है, तो शासन नहीं रहा है तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, ऑप्शन तो कुछ भी कुछ आ सकता है। तो शासन कौन किस राजवंश का रहा है ये आप जान रहे होते हैं, तो किसका नहीं रहा है ये भी आप आसानी से बना रहे होते हैं। तो बता दें आपको, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का शासन था। कितने, 5। कौन कौन से थे सर, तो पहला आपका गुलाम वंश था। ठीक है, गुलाम वंश था। गुलाम वंश को आपका ममलुक वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा क्या, मामलुक वंश। ठीक है, इसका शासन कब से कब तक था, तो 1206 से 1290 तक था। ठीक है, 1206 में स्थापना हुआ था। सर किसने किया था, ये भी आ सकता है, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, इसके बाद ये भी आ सकता है वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। ठीक है, इसके बाद बोलिएगा तो सर दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका खिलजी वंश है। ठीक है, खिलजी वंश है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना कब होगा, जब गुलाम वंश का समापन होगा। तो गुलाम वंश का समापन कब हुआ था सर, तो 1290 में हुआ था। तो खिलजी वंश स्टार्ट कब से होगा, 1290 से होगा। इसका स्थापना कौन किया था, तो इसका स्थापना किया था जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। ठीक है, इसके अलावा तीसरा बोलिएगा सर कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका कौन सा है, तो तुगलक वंश है। तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ, वही जब आपका खिलजी वंश का समापन हुआ 1320 में हुआ। किसने किया, गयासुद्दीन तुगलक ने किया। इसके बाद बोलिएगा, इसके बाद कौन सा वंश आता है, तो आपका आता है सैयद वंश। ठीक है, ये कब से कब तक था, तो आपका 14 से 1451 तक था। ठीक है, इसके बाद बोलिएगा इसका किसने किया, तो इसका सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर 5वां बोलिएगा लोधी वंश का स्थापना अगला वंश कौन सा है, तो ये आपका लोधी वंश है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1451 में हुआ। ठीक है, किसने किया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका भी मुझे अभी तक कंफर्म याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, लोधी वंश का स्थापना किसने किया था, शायद बहलोल लोधी ने किया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सैयद वंश का आप लोग बता दीजिए, तो ये लोधी वंश का स्थापना कब से कब तक था, 1451 से आपका कब तक था, 1526 तक था। इसके बाद बोलिएगा इसका जो समापन है, खात्मा है, कब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, तो आपको बता दें 1526। ठीक है, 1526 वो साल था जब आपका बाबर भारत पर आता है, भारत पर आक्रमण करता है, और लोधी वंश का जो अंतिम शासक होता है कौन होता है, इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करता है कौन, बाबर। कहाँ पर करता है, पानीपत पर। पानीपत कहाँ पर है, तो ये आपका हरियाणा में है, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। कब होता है, 1526 में होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कब होता है, तो 1526 में होता है। इसमें जीतता कौन है, तो लोधी वंश 1526 तक था, इसका मतलब है कि इब्राहिम लोधी हार गया होगा। तो जीता कौन होगा सर, तो बाबर जीता होगा। बाबर जीतने के बाद क्या किया, तो 1526 में आपका क्या किया, मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। तो मुगल साम्राज्य का स्थापना कब होता है, तो ये आपका कब होता है, 1526 में ही होता है। आप बोलिएगा सर ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध ही क्यों कहा गया, पानीपत का युद्ध ही क्यों नहीं कहा गया, तो आपको बता दें कि इतिहास में पानीपत का 3 युद्ध हुआ, इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, द्वितीय युद्ध कहा जाता है और तृतीय युद्ध कहा जाता है। तो सर पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये आपको बता दें पहले तो 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसके बाद बोलिएगा सर तृतीय युद्ध कब हुआ, तो तृतीय युद्ध आपका
1500 में नहीं हुआ था, 1526-56 में द्वितीय युद्ध हुआ था। या आपका तृतीय युद्ध आपका 1761 में हुआ था। ये बोलिएगा किसके किसके बीच हुआ था, तो आपका कौन था, तो अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और आपका किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा के सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको फैक्ट है जो कि याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका कि डूरंड कप किससे संबंधित है। तो डूरंड कप आपको बता दें ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, ये भारत की वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। पहली बार कब हुआ था, 1888 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो आपका शिमला में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना। किससे संबंधित है, तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टीम कौन ने जीता है, तो मोहन बगान सबसे ज़्यादा बार जीता है। इसके बाद आपका ईस्ट बंगाल आपका आता है। इसके बाद बोलिएगा सर 2022 में भी हुआ होगा ये डूरंड कप, तो उसको किसने जीता, तो बेंगलुरु ने जीता। उप विजेता कौन रहा, तो मुंबई सिटी रहा। इसका 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो इंडियन ऑयल आपका टाइटल स्पॉन्सर था। ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था और इम्फाल में भी हुआ था। ठीक है, इसके बाद 2022 का बेस्ट प्लेयर कौन सा था, तो ग्रेग अस्टवर आपका बेस्ट प्लेयर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में किसे दिया गया। ये अगर आप क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसका जो राइट आंसर है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया था, इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको बता दें कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 आपका 11 वैज्ञानिक को दिया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका ये 2021 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसलिए हम लोग अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि मानव विकास सूचकांक HDI के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है, तो 132वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हर शिफ्ट में एक प्रश्न बिल्कुल यहाँ से देखे जाएंगे, तो फैक्ट्स को ध्यान से सुनिएगा। जो लोग PDF लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको नहीं लेना है, आपको लगता है कि हम ऐसे ही याद कर लेंगे, तो ठीक है याद कर लीजिए। चलिए तो हम देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो पहली बात तो मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार के बारे में बता दें ये आपके पास ऐसा अधिकार है जो कि किसी भी परिस्थिति में आपको ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, चाहे देश में जो भी हो, भले आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार का कुछ सेक्शन आपका हनन होता है लेकिन पूरा मौलिक अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार है क्या, तो भारतीय संविधान में दिया गया कि अधिकार है। तो भारतीय संविधान में कहाँ पर है ये अधिकार है दिया गया है, तो ये आपका 12 से 35 अनुच्छेद में दिया गया है। आप पूछिएगा सर कभी कभी आता है मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग आपका 3 में है। पूछिएगा सर कभी कभी आता है मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं। जब आपका मूल संविधान बना था उस समय कितना है, तो उस समय आपका 7 मौलिक अधिकार थे। तो एक मौलिक अधिकार कौन सा था जो कि हट गया है, तो संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हटकर गया कहाँ, तो वैधानिक अधिकार बन गया। कहाँ पर गया, 300 आर्टिकल 300 के क में जाकर बैठ गया। इसके बाद बोलिएगा सर 6 मौलिक अधिकार है, तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला है समानता, समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद कौन कौन कब से कब तक है, तो 14 से 18 तक है। फिर बोलिएगा दूसरा कौन सा है, तो स्वतंत्रता का है, अनुच्छेद 19 से 22 है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका 23 से 24 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300 के एक या हिंदी में क के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन के ऊपर, तो अगला है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। यह आपका ऑस्ट्रेलिया है ना कि ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रूप देश है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ये तो दोस्तों आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। ठीक है, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान वो कुल गोल्ड मेडल कितना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल मालूम होगा आपको हुआ है, तो सर कहाँ पर हुआ है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड का भी कुछ जगह का नाम होगा, तो ये बिल्कुल है बर्मिंघम इंग्लैंड में जगह का नाम है, वहीं पर दोस्तों आपका हुआ है।
बोलिएगा सर कितने पदक भारत ने जीते हैं, तो आपको बता दें 61 पदक, ठीक है। 61 पदक भारत ने जीते हैं। 61 पदक में आपका गोल्ड कितना था, तो गोल्ड आपको बता दें 22 था। इसके बाद बोलिएगा सिल्वर कितना था सर, तो सिल्वर आपका 16 था। इसके बाद बोलिएगा ब्रोंज कितना था, तो ब्रोंज आपका 23 था, ठीक है। इसके अलावा इस बार के खेलों में 178 मेडल लाकर सबसे ऊपर कौन रहा सर, तो ऑस्ट्रेलिया रहा। इसका राजधानी आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा 67 गोल्ड अपने नाम किए थे ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद दूसरे नंबर पे सर कौन रहा, इंग्लैंड रहा। इसके बाद आप बोलिएगा सर तीसरा नंबर पे कौन रहा, ठीक है। इंग्लैंड को आपको देखिए 176 मेडल में 57 गोल्ड आया था, ठीक है। तीसरा मेडल पे कौन रहा, ये तो पीडीएफ में लिखा नहीं गया है, तो इसको हम लोग बाद में बताएंगे आपको। पर पहला दूसरा जरूर याद रखिएगा और भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा। भारत का स्थान था चौथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है, ठीक है। तो देखिए राज्यों का पुनर्गठन की बात करेंगे तो 1956 में एक अधिनियम आया था। तो 1956 में दोस्तों आपका हुआ है, जिसमें आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। यह भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई आधार पर संगठित करने के लिए बड़ा सुधार था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो किसने किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के अंतर्गत सरकार पात्र बहनों के खाते में कितने रुपए, तो 1000 रुपये और कुल 12,000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। एक महीने में 12,000, तो 12 महीने में कितना, तो 12,000, ठीक है। इस योजना से राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए करने के उद्देश्य से लाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि संसद के 108 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए पहली बार प्रस्ताव किस वर्ष रखा गया था। तो ये आपका जो प्रस्ताव है 1991 में रखा गया था, ठीक है। कब रखा गया था, 1991 में रखा गया था। अभी हमने आपको बताया था 1991 से एक और फैक्ट्स, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। यह न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के खिलाफ था, जिन पर हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल से संबंधित गलत काम का आरोप था, ठीक है। उन्होंने नवंबर 1987 अक्टूबर 1989 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था फ्रेंड्स, ठीक है। अगला है जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि जनवरी 2023 में लॉन्च ऐप से जो सबसे तेज यूपीआई पेमेंट करता है, तो पे रुपे इसका दोस्तों नाम हो जाएगा। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप पे रुपे है, जो कि 9 जनवरी 2023 को भारत में लॉन्च किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग मिशन 929 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये आपका शुरू किया था त्रिपुरा ने। किस लिए किया था, तो 90% मतदान कराने के लिए। किसने किया था, चुनाव आयोग ने किया था, ठीक है। 929 मिशन चुनाव आयोग आर्टिकल कौन सा है, 324 है, ठीक है। अगला है चंदेरी के राजपूतों को कब बाबर ने हराकर दिल्ली फतह किया था, तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय को हराया था, ठीक है। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध खानवा के युद्ध 1527 के बाद हुआ था। खानवा के युद्ध में क्या हुआ था, तो मुगल सम्राट ने राजपूतों और अफगानों को हराया था, जिसका जो नेतृत्व में मेवाड़ के राणा सांगा ने कर रहा था। 1527 में आपका खानवा हुआ था, 1528 में आपका चंदेरी हुआ था। तो आप बोलिएगा सर 1528 में भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, बिल्कुल हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद बोलिएगा सर 1526 में क्या हुआ था, तो 1526 में हमने आपको बताया ही क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला है कि क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो कौन सा आंदोलन शुरू किया था क्रिप्स मिशन के सफल हो जाने के बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारत सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन है जो कि भारत भेजा था, ठीक है। तो कौन सा युद्ध हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों आपका हुआ था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार ने श्रम मंत्री रह रहे हैं उस समय के सर रिचर्ड स्टाफोर्ड क्रिप्स ने किया था, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी ने क्रिप्स के प्रभुत्व की पेशकश में दुर्घटनाग्रस्त बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया था, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन एक विफलता थी क्योंकि यह कांग्रेस को ब्रिटेन के इरादों
जो किसी मामले में ईमानदार नहीं थे के बारे में विश्वास दिलाने में विफल रहा, न ही भारतीय नेतृत्व ने ब्रिटेन के युद्ध में प्रयासों को समर्थन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जागोई और चोलम नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मणिपुरी नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो मणिपुर से ही संबंधित होगा। ठीक है, यह लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने विषय के लिए जाना जाता है जो कि रासलीला की उत्कृष्ट प्रदर्शनों को दिखाता है। यह शक्तिवाद, सेव, उमंग, लाई जैसे आदिवासी देवताओं से संबंधित विषयों पर लाई हरोवा के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो लाई हरोवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो सर ये भी आपका मणिपुर में ही मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि भूरा शैवाल किसे कहा जाता है सर, तो भूरा शैवाल आपको फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी को दोस्तों आपको भूरा शैवाल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है कि पृथ्वी के बाहर कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो विवर्तनिक बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 20 है जो कि किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 20 आपका है वो आपको अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 20 में आपका है कि एक आरोपी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1954 में सर लोथल की खोज किस पुरातत्वविद ने किया है। ठीक है, तो किसने किया है सर आपका लोथल का, पहले तो हुआ कब था, 1954 में हुआ था। किसने किया है, तो रंगनाथ राव ने किया है सर। ठीक है, तो रंगनाथ राव को याद रखना है। लोथल सर क्या है, तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। कहाँ पर है सर, तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो आपका भोगवा नदी के किनारे है। सर ये हड़प्पा सभ्यता में किस लिए फेमस था, तो बंदरगाह के लिए फेमस था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है जलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक आया था, तो आपको बताएं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी दोनों आपस में चाचा भतीजा के रिलेशन में थे। जलाउद्दीन खिलजी ने आपको बताया था कि खिलजी वंश का स्थापना किया था 1290 से 1296 तक। ठीक है, ये सब आपका हो चुका है तो हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि 2023 में सबसे कम बॉल पर T20 में 150 रन बनाने वाले आपके खिलाड़ी कौन बने हैं। ठीक है, तो आपको बता दें सूर्य कुमार यादव इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह T20 में अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं जो कि बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्का टंका जो कि किस धातु का था, तो इल्तुतमिश के बारे में आपको बताए थे ये आपका गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। किस वंश का था सर, गुलाम वंश का था। ठीक है, तो सिक्का जो इन्होंने टंका चलाया था किसका था, तो आपका चांदी का था। इसके बाद तांबे का भी इन्होंने सिक्का चलाया था जो कि जित्तल नामक था। तो आपका टंका क्या हो गया, टंका मतलब चांदी, और आपका जित्तल मने तांबा। ठीक है, जित्तल मने तांबा, याद रखिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में जान लीजिए, इसका एक बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान। ठीक है, जब इसका मृत्यु हो गया था इल्तुतमिश का, तो रजिया सुल्तान 1236 में, ठीक है, कब 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। सबसे गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी महिला में। ठीक है, तो 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, किसने, रजिया सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है फ्रेंड्स की तवांग मठ है जो कि कहाँ पर स्थित है, तो तवांग मठ आपको बता दें ये आपका अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि आयरलैंड के संविधान से सर भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से जो भारतीय संविधान में लिया गया है, पहला तो लिया गया है DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा क्या लिया गया है, तो सर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है निर्वाचक मंडल की, वो आपका राष्ट्रपति के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्या लिया गया है, तो राष्ट्रपति जो आपका 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो आपका क्या करता है, मनोनीत करता है। साहित्य के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, विज्ञान और सामाजिक के क्षेत्र में, ये भी प्रावधान आपका कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर एक आपका जो सेंटेंस आया है, जो आया है दोस्तों आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक है,
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक आपका आया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता है। तो देख लीजिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति चुनाव होता है तो कौन कौन वोट दे सकता है। तो आपको मालूम होगा संसद, ठीक है। संसद में कितना सदन होता है? 2 सदन होता है। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होता है। तो दोनों सदन में जो लोग निर्वाचित होकर जाते हैं, यानी कि चुन कर जाते हैं, ठीक है, मनोनीत नहीं, जो लोग चुन कर जाते हैं वो लोग वोट दे सकते हैं। इसके अलावा राज्यों में आपका विधानसभा होता होगा एक, ठीक है। सभी राज्यों में विधानसभा होता है जहाँ पर सीएम बैठते हैं। तो उनके भी क्या करते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो वोट देंगे, ठीक है। याद कीजिएगा, मनोनीत सदस्य चाहे किसी भी सेक्शन के हो वो वोट नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि वोट वो कैसे देंगे, जब राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं तो वैसे आपको मान लीजिए अगर आप अभी जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्हें किसी को मान लीजिए विराट कोहली को मनोनीत कर दिया, ठीक है, कि किसके क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में, ठीक है। मान लीजिए अगले चुनाव में ही खड़ा होंगे तो विराट कोहली ओवसली इनको ही वोट देंगे क्योंकि मनोनीत थी, इन्होंने किया था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन वोट नहीं दे सकता है। तो किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधान मंडल में आपका 2 सदन होता है, एक राज्य विधान परिषद, एक आपका विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा के सदस्य आपका चाहे मनोनीत हो चाहे आपका क्या हो, निर्वाचित हो, कोई भी सदस्य आपका विधान परिषद वाला वोट नहीं देगा क्योंकि विधान जो परिषद है भारत के सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। तो इसलिए वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगला है झूड़ी संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो झूड़ी जो संगीत है आपको बता दें हिमाचल प्रदेश संबंधित है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। तो यक्षगान आपको बता दें ये कर्नाटक प्रदेश का एक सांप्रदायिक नृत्य है और ये कला आर्ट अथवा बैल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक का लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। अगला है कि गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया है। तो इंदौर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा ऊंचाई के बढ़ते क्रम में राजस्थान की पर्वत चोटियाँ तारागढ़ है, कुंभलगढ़ है, अंचलगढ़ है, गुरु शिखर है। तारागढ़ पहाड़ी भारत का एक पर्वत है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि मानक समय रेखा किस राज्य से होकर गुजरता है। तो भारत के 5 राज्यों से जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा आपका गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है। तो याद कर लीजिएगा, आपको आएगा कि मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा। नेक्स्ट है कि नेपाल की जो सीमा है भारत के साथ कितने किलोमीटर की लगती है। तो ये आपका 1850 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। अब पूछिएगा कौन कौन सा स्टेट है जो भारत का नेपाल के साथ लगता है। तो एक यूपी लगता है, उसी से टूटकर बना एक उत्तराखंड लगता है, उसी से नज़दीक में सटा एक आपका बिहार है वो लगता है, एक आपका सिक्किम है वो लगता है, एक आपका पश्चिम बंगाल है तो वो लगता है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है कुल 1850 किलोमीटर के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि कोलकाता की मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं। तो मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना आपका 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ़ ने किया था, ठीक है। तो नवाब अब्दुल लतीफ़ है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। क्लेमाइडोमोनस बॉलवॉक्स किस प्रकार के शैवाल हैं, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनस आपका क्लोरोफाइटा समूह के हैं जो कि हरी शैवाल के नाम से भी जाने जाते हैं। एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार मान लीजिएगा, ऑप्शन में आपका क्लोरोफाइटा भी आ सकता है, हरा शैवाल भी आ सकता है, या कैसा जीव है तो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इस प्रकार करके जो आपके हैं जो आपके आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा रेप का मामला किस राज्य में होता है। तो सबसे ज़्यादा रेप का जो मामला है आपका राजस्थान में देखा गया है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश के बाद आपका दिल्ली में देखा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पे आपका राजस्थान, सेकंड पे आपका एमपी, थर्ड पे आपका यूपी और आपका
4th पे आपका दिल्ली। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट। एक है आपका किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक गुण होता है, तो तत्वों का जो धात्विक गुण होता है समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। समूह में क्षार धातु एक सबसे अधिक धात्विक है और समूह में अंतिम तत्व है सीजियम। फ्रांसीसियम अत्यंत दुर्बल है और रेडियोधर्मी है, जिसमें सबसे लंबा आधा जीवन है दोनों, और इसलिए कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है। और फ्रेंसियम सबसे अधिक धात्विक तत्व है, तो फ्रेंसियम आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं कल के या CRPF का जब भी आपका चलेगा 1 से 12 जुलाई तक, वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग PDF ले लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पे जाकर, व्हाट्सएप नंबर आपका 9973741666 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।